एक तो समंदर पर धुंध छाई हुई है, दूसरा 3 बहरी नाट, इतना फासला है कि दूरबीन से भी जजीरा नजर नहीं आ सकेगा। लैरी ने जवाब देते हुए कहा। ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि रेड लाइन सर्कल करीब है? जूलिया ने कहा। मिस साहिबा, मुझे उसका अंदाजा है, लैरी ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद उसने लांच रोक दी और उसके साथ ही उसने लांच के एक खाने को खोलकर उसमें से एक दूरबीन निकालकर सफदर की ओर बढ़ा दी। इससे देखें, आपको यकीनन रेड लाइन सर्कल नजर आ जाएगा, लैरी ने कहा। तो सफदर ने दूरबीन उससे लेकर आंखों से लगा ली। हाँ, वाकई यहाँ से कुछ फासले पर रेड लाइन सर्कल मौजूद है, सफदर ने कहा। दिखाओ मुझे, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने दूरबीन उसे पकड़ा दी। हाँ, वाकई गुड शो लैरी, तुमने ना सिर्फ अपनी जान बचा ली बल्कि हमें भी बचा लिया है। अब तुम हमें यहाँ छोड़कर वापस जा सकते हो। जूलिया ने दूरबीन हटाकर आंखों से उसे वापस लैरी को देते हुए कहा। मिस साहिबा, अब भी वक्त है, फिर सोच लें, ये इंतहाई कठिन मरहला है, आपकी जानों को भी खतरा हो सकता है, लैरी ने दूरबीन वापस लेते हुए कहा। हमारी फिक्र मत करो, अपनी करो, जूलिया ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। ओके मिस, जैसे आपकी मर्जी, लैरी ने जवाब दिया। तो जूलिया ने सबको गोताखोरी के लिबास पहनने का कह दिया और खुद भी उसने तनवीर के थैले में रखा हुआ अपना गोताखोरी का लिबास लिया और उसे अपने लिबास के ऊपर पहन लिया। नुमानी ने कंप्यूटर चेकिंग से बचने के लिए खसूसी चिप्स तैयार की थीं। वो पहले से ही सबने अपने लिबास के अंदर रख ली थीं। गोताखोरी का लिबास पहनकर सबने बारी बारी समुद्र में छलांगें लगा दी। सबसे आखिर में नुमानी समंदर में उतरा और फिर उन्होंने देखा कि लांच उनके सिरों पर से घूमते हुए वापस चली गई। वो काफ़ी दूर तक पानी पर उसका साया देखते रहे। फिर जब ये साया गायब हो गया तो वो हेवन की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे सफदर, उसके पीछे कैप्टन शकील और उसके बाद जूलिया और जूलिया के बाद तनवीर और सबसे आखिर में नुमानी था। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें रेड लाइन सर्कल सामने नज़र आने लग गया तो सफदर ने ट्रांसमीटर पर सबको नीचे गहराई में जाने का कह दिया। उसके साथ ही सफदर ने गोता मारा और फिर वो किसी तेज़ रफ्तार मछली की तरह गहराई में उतरता चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी थे। वैसे जैसे जैसे वो गहराई में उतरते चले जा रहे थे उन्हें अपने जिस्मों पर वज़न बढ़ता महसूस होता जा रहा था। लेकिन चूँकि उन्होंने पहले ही गोताखोरी के मखसूस लिबास खरीद लिए थे इसलिए ये वज़न उन्हें सिर्फ महसूस हो रहा था, लेकिन उससे तैरने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही थी। और फिर उन्होंने खासी गहराई में ब्लू लाइन सर्कल को भी चेक कर लिया और वो भी रेड लाइन की तरह समुद्र की खासी गहराई में मौजूद था। हमने ऊपर भी तो उठना है, फिर ये ब्लू लाइन और रेड लाइन रुकावट ना बनेंगे, जूलिया ने ट्रांसमीटर पर कहा। नहीं मिस जूलिया, उनका सर्कल जजीरे के बिल्कुल साथ नहीं होता, वरना ये जजीरे से टकरा कर ख़त्म हो सकती हैं और हमें जजीरे के बिल्कुल साथ ऊपर उठना होगा, सफदर ने ट्रांसमीटर पर जवाब देते हुए कहा। फिर ब्लू लाइन से काफ़ी नीचे जाकर उन्होंने अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें तैरने में भारी मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते हुए मुसलसल आगे बढ़े चले जा रहे थे। और फिर उन्हें दूर से जजीरे का साया सा पानी पर नज़र आने लग गया तो उनके इरादे मज़ीद मजबूत हो गए और वो अब पहले से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। फिर हेवन जजीरे का साया करीब आता चला गया। सफदर, रफ्तार आहिस्ता कर लो, अब हमें ऊपर को उठना है, जूलिया ने ट्रांसमीटर पर कहा और सफदर ने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर ली। उसकी रफ्तार आहिस्ता होते ही उसके हुक्म में आने वाले सब साथियों की रफ्तार भी आहिस्ता होती चली गई और थोड़ी देर बाद वो सब जजीरे तक पहुंच गए। अब ऊपर को उठना है और जजीरे की सतह पर पहुंचकर कुछ देर वहां रुकना है ताकि हम वहां अपने गोताखोरी के लिबास उतार सकें, सफदर ने कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा और फिर सफदर जजीरे के बिल्कुल करीब होकर ऊपर को उठता चला गया। उसके साथियों ने उसकी पैरवी की और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जजीरे की सतह के करीब पहुंच गए। सबसे पहले सफदर ने अपना सर पानी की सतह से ऊपर किया तो उसे सामने झाड़ियों और दरख्तों का जहीरा सा नजर आया। तो उसने सर पर मौजूद कंटोप हटाया और उछलकर ऊपर सतह पर पहुंच गया। ये बिल्कुल अलहदा और अकेली जगह दिखाई दे रही थी। उन सब ने जल्दी जल्दी गोताखोरी के लिबास उतारे और उन्हें झाड़ियों में छुपाकर उन्होंने अपनी पुश्त पर मौजूद थैले भी उतार लिए और उनमें मौजूद असलहा निकाल कर जेबों में डालना शुरू कर दिया। अलबत्ता मशीन गनों के पार्ट्स जोड़कर उन्होंने मशीन गनें तैयार की और फिर उनमें मैगजीन डालकर उन्होंने मशीन गनें कांधों से लटका लीं। ये सारी कार्रवाई सर्विस ने चूँकि खासी तेज़ रफ्तारी से की थी इसलिए थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके थे। मेरे ख्याल में नुमानी की चिप ने काम दिखाया है सफदर, वरना अब तक हम पर कहीं ना कहीं से फायर हो चुका होता, सफदर ने कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो,
बहरहाल हमने आगे बढ़ना है, जूलिया ने कहा। तुम मेरे पीछे आओ, फिर देखो कि मैं उनका खात्मा कैसे करता हूँ, तनवीर ने कहा और आगे बढ़ गया। दरख्तों की ओर से अलहदा होकर उन्होंने देखा कि जजीरे के आखिरी हिस्से में 3 इमारतें अलहदा अलहदा बनी हुई थी। दरमियान में वसी मैदान था, अलबत्ता इमारतों के साथ ही वहाँ दरख्तों के झंड नजर आ रहे थे। मगर उन्होंने वहाँ दूरबीन से देख लिया था कि वहाँ निगरानी करने वाली पोस्टें मौजूद ना थीं। हमने दौड़ते हुए उस मैदान को क्रॉस करना है और उस दाएं कोने वाली इमारत तक पहुंचना है। उसका मेन दरवाज़ा खुला हुआ है, जबकि बाकी इमारतों के दरवाजे बंद हैं। जूलिया ने कहा तो सबने इस बात पर सर हिला दिए और फिर वो दरख्तों के झुंड से होते हुए और दौड़ते हुए दाएं तरफ की इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन अभी उन्होंने आधा मैदान क्रॉस किया था कि दरमियानी इमारत की छत से यकलख्त शोला सा बुलंद हुआ और चश्मे जदन में शोला उनके सामने ज़मीन से टकराया और उसके साथ ही वो सब इस तरह उछलकर नीचे गिरे जैसे किसी ने उन्हें बाकायदा उठाकर नीचे फेंक दिया हो। नीचे गिरते ही उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उनके जहनों पर जैसे स्याह रंग की चादर डाल दी गई और आखिरी एहसास उन्हें यही हुआ कि नुमानी की चुप कामयाब नहीं हो सकी और वो चेक होकर हिट कर लिए गए हैं। टाइगर मायो एयरपोर्ट के पब्लिक लाउंज में मौजूद था। रोशो चूंकि कदोकामत के लिहाज से तकरीबन उस जैसा ही था और उसने रोशो को रस्सी से बांधकर उससे वो सब कुछ मालूम कर लिया था जो उसने उससे फ़ोन करते हुए सुना था। रोशो ने उसे बताया था कि वो मायो से बाहर एक शहर में कर्नल ब्रोक के काम से गया हुआ था और वापसी पर जब उसने सेंटर में कर्नल ब्रोक और उसके साथियों की लाशें देखी तो उसने वालिंगटन में रहने वाले ग्रीन गार्ड के सुपर चीफ लॉर्ड टास्की को फ़ोन करके सारी तफसील बता दी। तो लॉर्ड टास्की ने उसे ये बताया कि वो डोम के 20 सेक्शन को मायो भिजवा रहा है ताकि वो वहाँ पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा कर सके। और लॉर्ड टास्की ने हुक्म दिया है कि 20 सेक्शन का इंचार्ज स्टार्क अपने साथियों समेत जेट तैयारा चार्टर्ड कराकर 7 घंटों बाद मायो पहुंचेगा तो रोशो एयरपोर्ट जाकर उन्हें रिसीव कर ले और फिर उन्हें अपने साथ सेंटर लाकर लॉर्ड टास्की को फ़ोन पर इतला दे। रोशो ने ही बताया था कि वो स्टार्क को बहुत अच्छी तरह पहचानता है और स्टार्क भी उससे वाकिफ़ है क्योंकि किसी ज़माने में वो स्टार्क के साथ काम करता रहा है। तो टाइगर ने उसे स्टार्क का हुलिया और उसकी कदोकामत की तफसील मालूम करके लॉर्ड टास्की का फ़ोन नंबर मालूम करके रोशो को हलाक कर दिया। सेंटर में मौजूद बल्कि भट्टी में उसकी लाश डालकर उसे राख बना दिया। उससे पहले रोशो कर्नल ब्रोक और उसके साथियों की लाशों के साथ ऐसा ही सलूक कर चुका था। टाइगर को इसलिए ऐसा करना पड़ा कि उसने फैसला कर लिया था कि वो रोशो के मेकअप में एयरपोर्ट जाकर स्टार्क और उसके साथियों को यहाँ सेंटर पर लाकर हलाक कर देगा ताकि वो जूलिया और उसके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सकें। इसलिए अगर रोशो की लाश उन्हें पड़ी नजर आ जाती तो मामला बेहद खराब हो सकते थे। रोशो की लाश को बल्कि भट्टी में डालकर उसे राख कर दिया गया। तो टाइगर ने रोशो का खसूसी मेकअप किया। वहाँ सेंटर में मेकअप का हर किस्म का सामान मौजूद था और टाइगर ने मेकअप इसलिए खसूसी किया था क्योंकि स्टार्क और उसके साथ ही बहरहाल तजुर्बाकार सीक्रेट एजेंट थे और चूंकि उनकी तादाद हासी थी इसलिए शक पड़ने की सूरत में उल्टा टाइगर की अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। पूरी तरह तसल्ली करने के बाद टाइगर ने रोशो की आवाज़ और लहजे की बाकायदा नकल करना शुरू कर दी। इमरान से वो इस बारे में काफ़ी हद तक सीख चुका था क्योंकि उसकी नुक्ता नज़र से ये सलाहियत इमरान की कारकर्दगी को बेहद बढ़ा देती थी। गो वो इमरान की तरह फौरी तौर पर दूसरों की आवाज़ और लहजों की नकल तो ना कर सकता था, लेकिन फिर भी उसे इस बारे में खासी मशक हो चुकी थी। इसलिए तकरीबन आधे घंटे तक रोशो की आवाज़ और लहजे की नकल करने के बाद उसको यकीन हो गया कि लॉर्ड टास्की से बतौर रोशो कबूल कर लेगा। और अब ये और बात है कि लॉर्ड टास्की ने बाकायदा वॉइस कंप्यूटर रखा हुआ है और उसमें रोशो की आवाज़ फीड हो। मगर रोशो ने बताया था कि लॉर्ड टास्की से उसने कर्नल ब्रोक की मौत के बाद पहली बार रब्ता किया था, इसलिए टाइगर को उम्मीद थी कि वॉइस कंप्यूटर हुआ भी तो सही, उसमें रोशो की आवाज़ बाकायदा फीड नहीं की गई होगी। उसके बाद टाइगर ने स्टार्क और उसके साथियों को सेंटर मिलाकर पहले बेहोश करने और फिर उन्हें हलाक करने के बारे में पूरा प्लान मुरतब कर लिया और फिर सेंटर में मौजूद कार लेकर वो सेंटर से निकलकर पहले खसूसी मार्केट गया और वहाँ से उसने बेहोश कर देने वाली गैस का मखसूस पिस्टल माँ मैगजीन खरीदा और उसे अंदरूनी जेब में डालकर वो वहाँ से एयरपोर्ट पहुँच गया। उसे वहाँ पहुंचकर इतला मिल गई कि नाराक से आने वाला चार्टर्ड जेट तैयारा तकरीबन 1 घंटे बाद लैंड कर जाएगा। चनाचे वो इत्मीनान से पब्लिक लाउंज में बैठा उनके इंतज़ार में मसरूफ़ था। फिर उसे इतला मिली कि त्यारा लैंड कर गया है और फिर वाकई उसने स्टार्क को पब्लिक लाउंज में आते देखा। उसके पीछे उसके साथी थे। जनाब स्टार्क, मैं रोशो हूँ, सेक्शन 1 का रोशो। टाइगर ने आगे बढ़कर हाथ से मोदबाना लहजे में मुहातिब होकर कहा, ओ रोशो कैसे हो? चीफ ने कहा तो था कि रोशो एयरपोर्ट पर मौजूद होगा, ये मेरे साथी हैं।
स्टार्क ने कहा और फिर उसने अपने साथियों का तारुफ कराया। ये स्टार्क समेत 8 अफराद थे। चीफ के हुक्म पर ही मैं हाजिर हुआ हूँ, आइए, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उन्हें साथ लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ गया। उसने एक टैक्सी को रोक लिया था। ये मेरी कार है बॉस, आप इसमें तशरीफ़ रखें, बाकी साथी टैक्सी में आ जाएंगे, टाइगर ने कहा। तो स्टार्क अपने 3 साथियों समेत उसकी कार में जबकि बाकी 4 साथी टैक्सी में बैठ गए। टाइगर ने टैक्सी ड्राइवर को ग्रीन कॉलोनी चलने का कह दिया और वो एयरपोर्ट से रवाना हो गए। पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में कोई इतला? स्टार्क ने कहा, नो बॉस, वो तो इस तरह गायब हो चुके हैं जैसे गधे से सींग। टाइगर ने जवाब दिया, वो यहाँ रुकेंगे नहीं बल्कि हेवन पहुँचेंगे। मैं उनके बारे में सुन चुका हूँ। वो तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। बहरहाल हम वहाँ पहुँच जाएं, फिर वो जो चाहे करते रहें, स्टार्क ने कहा। तो टाइगर उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा। आप हेवन जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे? टाइगर ने कहा, नहीं, मेरे 4 साथी यहाँ रुकेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें यहाँ तलाश करेंगे और अगर वो यहाँ हुए तो उनका खात्मा करेंगे और मैं अपने 3 साथियों समेत हेवन जाऊँगा और अगर ये लोग वहाँ पहुँचे तो मैं उनका खात्मा वहाँ करूँगा, स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन वहाँ जब तक आपके क्वाइफ मरकज़ी कंप्यूटर में फीड ना होंगे आप वहाँ कैसे दाखिल होंगे? टाइगर ने कहा, इसका बंदोबस्त खुद सुपर चीफ करेंगे, स्टार्क ने जवाब दिया। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कार और टैक्सी ग्रीन कॉलोनी पहुंच गए। टाइगर ने कार सेंटर के बंद गेट के सामने रोकी। नीचे उतरकर उसने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर फारिग कर दिया और फिर जेब से चाबी निकालकर उसने गेट खोला और अंदर दाखिल होकर उसने बड़ा फाटक खोल दिया और उसके साथ ही स्टार्क के वो साथी जो टैक्सी में आए थे पैदल चलते हुए सेंटर के अंदर दाखिल हो गए, जबकि टाइगर वापस आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार को स्टार्ट किया और फिर उसे सेंटर के अंदर लाकर उसने पोर्च में उसे रोका और फिर नीचे उतरकर वापस आ गया और उसने फाटक बंद करके उसे अंदर से लॉक किया और फिर पोर्च में आया तो स्टार्क और उसके साथ ही वहाँ मौजूद थे। वो सब कार से नीचे उतर आए थे। आइए, टाइगर ने कहा और फिर उन्हें इमारत के अंदर ले आया। तुम सुपर चीफ को फ़ोन करो और उन्हें बताओ कि हम यहाँ सेंटर में पहुँच गए हैं, स्टार्क ने टाइगर से कहा और उसने अपने साथियों को सेंटर का दौरा करने के लिए कहा और खुद वो एक कमरे में बैठ गया। फ़ोन उस कमरे में मौजूद था। टाइगर ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो पहले ही रोशो से वेलिंगटन का राब्ता नंबर मालूम कर चुका था, इसलिए उसे इंक्वायरी से पूछने की ज़रूरत ना थी। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। येस, लार्ड टास्की मेंशन। राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं मायो की डोम सेंटर से रोशो बोल रहा हूँ, सुपर चीफ से बात कराएं, टाइगर ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद भारी सी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर समझ गया कि बोलने वाला लॉर्ड टास्की है। सर, मैं रोशो बोल रहा हूँ, मायो सेंटर से। जनाब, स्टार्क अपने साथ साथियों समेत हेवन पहुँच चुके हैं। आपने हुक्म दिया था कि उनके जहाँ पहुँचने के बाद आपको इतला दी जाए, इसलिए मैं हुक्म की तामील कर रहा हूँ, टाइगर ने मुद्दबाना लहजे में कहा। स्टार्क किधर है? दूसरी तरफ से कहा गया। मौजूद हैं सर, टाइगर ने कहा और कुर्सी पर बैठे हुए स्टार्क की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। यस चीफ, मैं स्टार्क बोल रहा हूँ, स्टार्क ने रिसीवर लेकर मुद्दबाना लहजे में कहा। मैं जॉर्ज को फ़ोन कर देता हूँ, वो थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर पर सेंटर पहुँच जाएगा। तुमने अपने और अपने साथियों के कवायफ उसे देने हैं और वो वापस जाकर ये कवायफ मरकज़ी कंप्यूटर में फीड कर देगा और फिर दोबारा हेलीकॉप्टर पर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। रोशो को यहाँ छोड़ देना, लॉर्ड टास्की ने कहा। सर, मेरे ख्याल में अपने 4 साथियों को मैं जहाँ छोड़ जाऊँगा वहाँ हम 4 अफराद ही काफ़ी हैं ताकि जब तक वो वहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ ट्रेस किया जा सके, स्टार्क ने कहा। नहीं, तुम अपने तमाम साथियों को वहाँ ले जाओ, वो लोग इंतहाई खतरनाक हैं। वैसे लेबॉर्ट्री इंचार्ज डॉक्टर विल्सन ने मुझे बता दिया है कि फार्मूला मुकम्मल हो चुका है और उसने हिदायत के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर कमाल हुसैन को हलाक कर दिया है। अब वो खुद वहाँ उस फार्मूले के लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे और उसमें कुछ ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए जब तक ये फार्मूला हर लिहाज से मुकम्मल नहीं हो जाता तुम्हें और तुम्हारे साथियों को वहाँ रहना होगा, लॉर्ड टास्की ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं जॉर्ज को भिजवाता हूँ, लॉर्ड टास्की ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो स्टार्क ने रिसीवर टाइगर को दे दिया और टाइगर ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और फिर अचानक स्टार्क उठकर खड़ा हो गया। ओके, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, जब जॉर्ज आए तो मुझे इतला दे देना, स्टार्क ने कहा। आइए मैं आपको बेडरूम तक छोड़ दूँ, टाइगर ने कहा। तो स्टार्क ने इस बात में सर हिला दिया। फिर टाइगर स्टार्क को एक बेडरूम तक छोड़कर वापस आ गया। स्टार्क के साथियों में कुछ तो आराम करने में मसरूफ़ थे जबकि कुछ शराब की बोतलें हाथों में पकड़े शराब पीने में मसरूफ़ थे। उन्होंने खुद ही एक कमरे के रैक में मौजूद शराब की बोतलें तलाश कर ली थी। कोई खास बात? टाइगर के अंदर दाखिल होते ही एक आदमी ने चौंक कर कहा। नहीं जनाब, स्टार्क बेडरूम में आराम कर रहे हैं, आप भी आराम करें, जब हेलीकॉप्टर आएगा तो मैं आपको इतला कर दूंगा, टाइगर ने कहा। ओके,
उनमें से एक आदमी ने कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। फिर जब रात गहरी होना शुरू हो गई कि टाइगर ने बाहर से हेलीकॉप्टर की महसूस आवाज़ सुनी तो वो तेज़ी से सहन की तरफ बढ़ गया। और फिर जैसे ही वो बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसने एक छोटे हेलीकॉप्टर को कोठी के वसी फ्रंट के एक कोने में उतरते देखा तो वो सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ गया। हेलीकॉप्टर के पैर ज़मीन पर टिकते ही हेलीकॉप्टर से एक नौजवान उछलकर नीचे उतरा। मेरा नाम रोशो है जनाब, मैं जज हूँ, हेवन का कंप्यूटर इंचार्ज आने वाले नौजवान ने कहा। ओह यस सर, लॉर्ड साहब ने हुक्म दिया था कि आपका इस्तकबाल किया जाए। आइए आइए, खुशामदीद। टाइगर ने आगे बढ़कर जज से बाकायदा पुरजोर अंदाज में मुसाफिहा करते हुए कहा। अफराद कहाँ हैं? जज ने पूछा। आराम कर रहे हैं, आइए, टाइगर ने कहा और फिर वो उसे साथ लेकर एक बड़े कमरे में आ गया। ये कमरा सीटिंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। बैठे और बताएं कि आप कौन सी शराब पीना पसंद करेंगे, टाइगर ने कहा। जो मर्जी आए पिला दो, लेकिन पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँ। उन साहिबान को बुलाइए, जज ने कहा तो टाइगर सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उस सीटिंग रूम में स्टार्क समेत उसके सब साथी मौजूद थे और जज ने फर्दन उन सब के ज़रूरी कवायद हासिल करने शुरू कर दिए। पहले उसने स्टार्क को फारिग किया जो बार बार नींद की वजह से लड़खड़ा रहा था। अब तुम किस वक्त आओगे, बोलो, स्टार्क ने उठते हुए कहा। जनाब, अब मैं सुबह सवेरे वापस आऊँगा क्योंकि वहाँ फीडिंग का काम हादसा तवील साबित होगा, जॉर्ज ने कहा। अच्छा है, इस दौरान मैं पूरी तरह आराम कर लूँगा। गुड, स्टार्क ने कहा और इसी अंदाज में चलता हुआ वापस बेडरूम की तरफ बढ़ गया जैसे नींद का काफ़ी गलबा उस पर तारी हो। जॉर्ज मुसलसल अपने काम में मसरूफ़ रहा। फिर जब डोम के सेक्शन बी का आखिरी फ़र्द भी फारिग होकर वापस चला गया तो जॉर्ज ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। मैं आपके लिए शराब लाता हूँ, आप काफ़ी थक गए होंगे, टाइगर ने कहा। शुक्रिया, मैं काफ़ी थक गया हूँ, जॉर्ज ने कराहते हुए कहा तो टाइगर दूसरे कमरे से एक बोतल और एक गिलास ले आया। उसने जॉर्ज के सामने बोतल और गिलास रख दिया। तुम नहीं पियोगे, जॉर्ज ने एक गिलास देखते हुए कहा। मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, वैसे मैं आपके साथ बैठूंगा, टाइगर ने कहा तो जॉर्ज ने इस बात में सर हिला दिया और बोतल खोलकर उसने शराब गिलास में डाली और फिर गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। मैंने सुना है कि कोई चिप ऐसी होती है कि वो जिसके पास हो उसे कंप्यूटर चेक नहीं कर सकता, टाइगर ने कहा। हाँ क्यों, जॉर्ज ने चौंक कर कहा। अगर ऐसा है तो आप चिप्स ले आते, इस तरह आप इस तवील काम से बच जाते, टाइगर ने कहा। और नहीं, बैक वक्त इतनी तादाद में चिप्स इकट्ठी काम नहीं कर सकती, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम करती हैं, जॉर्ज ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। क्या आपके पास वो चिप है, टाइगर ने कहा। हाँ है तो सही, लेकिन मैंने अपने क्वाइफ उसमें फीड किए हुए हैं, इस तरह मुसलसल चिप रखने से बच जाता हूँ, वरना अगर किसी भी लम्हे चिप को साथ रखना आदमी भूल जाए तो बुरी तरह फंस जाता है, जॉर्ज ने कहा। आप ये चिप मुझे दे दें, इस तरह जब भी लॉर्ड टास्क के हुक्म देंगे मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। वैसे तो उन्होंने मुझे यहाँ रहने का हुक्म दिया है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं हेवन का एक चक्कर तो ज़रूर लगाऊँ, टाइगर ने कहा। तुम अच्छे आदमी हो, तुमने मेरा ना सिर्फ इस्तकबाल किया है बल्कि मेरी हिदमत भी की है, इसलिए मैं तुम्हें चिप दे देता हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये मसला ख़त्म हो जाए फिर मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा और पूरा हेवन घुमाऊँगा, जॉर्ज ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, मैं आपकी इस मेहरबानी को हमेशा याद रखूँगा, टाइगर ने कहा। तो जॉर्ज ने कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर उसे खोला और उसमें मौजूद एक चिप टाइगर को दिखाई। ये है वो चिप, तुम उसे डिबिया में बंद करके रखो ताकि ये गिर ना जाए। ये डिबिया में बंद होने के बावजूद काम करेगी और उसकी मौजूदगी में तुम पूरे हेवन में जहाँ चाहे घूमते रहो, तुम्हें कोई ना रोकेगा, जॉर्ज ने डिबिया बंद करके टाइगर के हवाले करते हुए कहा। तो टाइगर ने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया और डिबिया लेकर जेब में रख ली। अब मैं चलता हूँ, मैं सुबह सवेरे आऊँगा और उन सबको साथ ले जाऊँगा, जॉर्ज ने उठते हुए कहा। ओके, आइए मैं आपको हेलीकॉप्टर तक छोड़ाऊँ, टाइगर ने बड़े होशामदाना लहजे में कहा और फिर वो जॉर्ज को साथ लेकर बाहर शहर में आ गया जहाँ वो छोटा सा हेलीकॉप्टर मौजूद था। आपने अब वापसी पर अपने साथ 8 अफराद को ले जाना है, ये हेलीकॉप्टर तो बहुत छोटा है, ये तो आपके साथ 8 अफराद को नहीं ले जा सकता, टाइगर ने हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचकर कहा। सुबह मैं हेलीकॉप्टर ले आऊँगा, इसमें ये सब अफराद जाएंगे, जॉर्ज ने कहा और फिर टाइगर से हाथ मिलाकर वो चलकर हेलीकॉप्टर में सवार हुआ और चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उठता चला गया। काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर उसका रुख मुड़ा और फिर वो आगे बढ़ता हुआ टाइगर की नज़रों से गायब हो गया। टाइगर ने एक तवील सांस लिया। अब उसके जहन में एक प्लानिंग उभर रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी उस प्लानिंग पर पूरी तरह अमल करेगा। चनाचे उसने पहले तो पूरी कोठी का राउंड लगाया तो स्टार्क और उसके तमाम साथी कमरों में शराब के नशे में डूबे हुए बेसुध पड़े हुए थे। टाइगर राउंड लगाकर इमारत से बाहर आ गया और फिर उसने जेब से गैस पिस्टल निकाला जो उसने एयरपोर्ट जाते हुए मखसूस मार्केट से खरीदा था और फिर
उसका रुख अंदरूनी गैलरी की तरफ करके उसने ट्रैकर दबा दिया। स्टिक स्टिक की आवाज़ों के साथ हीरे के बाद दीगरे 3 कैप्सूल पिस्टल से निकलकर गैलरी के फर्श से टकराए और चटक चटक की आवाज़ों के साथ ही फट गए।